हेलो डियर दोस्तों, साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन सब्जेक्ट साइंस का सेट नंबर 2। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट 2। ठीक है, साइंस विषय का। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि इसमें 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और टोटल प्रश्न जो होंगे वो 40 होंगे, जिसके लिए आपको 40 पूर्णांक मिलेगा, है ना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है ना। और हाँ दोस्तों, इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्क्स नहीं है, अतः आपको सारे क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, सभी सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो उसके बीच में क्या रिलेशन फाउंड होगा। ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन होता है ना, वही हमको लिखना है। तो देखिए क्या होता है, आर इक्वल टू होता है हमारा 2 गुने एफ, यानी कि वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू क्या होता है, फोकल लेंथ का हमारा दुगुना होता है, ट्वाइस होता है। तो इधर से देखिए आर इक्वल टू एफ है तो एफ इक्वल टू नहीं हो जाएगा, देखिए आर बाई 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए एफ इक्वल टू आर बाई 2 हमारा ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो देखिए दोस्तों, परावर्तन का जो है ना, जो होता है वो कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन का हमारा 2 लॉ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा अगर फिजिक्स में पढ़े होंगे तो, है ना। चलिए क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब प्लेन मिरर में कैसा हमारा इमेज बनता है, वो हमेशा क्या बनता है, इमेजिनरी बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि वाहनों के पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन जो होता है हमारा मोटरसाइकिल हो या फिर जाके आपके 4 पहिया वाहन हो, उसमें पीछे की तरफ जो है ना, ड्राइवर अपने पीछे की तरफ दूर स्थित किसी वस्तु को जब वो आता है तो किस लेंस की दर्पण की सहायता से दिखता है, वो हमारे कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी है करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसमें आपका जो जल, कांच, प्लास्टिक, ये तीनों का उपयोग किया जा सकता है, बट मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब ये हमेशा सीधा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा। आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2f। तो कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो 12 टू जा 40, 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वाहन के अग्रद्वीपों में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये अग्रद्वीप पूछ रहा है, गाड़ी का हेडलाइट में हमारा अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर हमेशा यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव ऑलवेज कैसा बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि डायऑप्टर मात्रक है किसका, लेंस की क्षमता जो होता है, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू ये होता है 1/f। ठीक है, तो पावर जो क्षमता होता है ना लेंस का, इसको का चीज़ हम लोग मेजरमेंट करते हैं, डायऑप्टर। ठीक है साथियों, डायऑप्टर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका लेंस की शक्ति का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगा, फोकस अंतर क्या होगा। अभी ऊपर के सवाल में मैंने बताया P इक्वल टू 1/f होता है, तो क्षमता ये जो पावर होता है ना, कितना दिया हुआ हमारा 2D दिया हुआ है इक्वल टू 1/f, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ 2 दिया हुआ है 1/f, तो f इधर आके क्या हो जाएगा हमारा 2f हो जाएगा, इधर बचेगा 1, देयरफॉर f बराबर क्या हो जाएगा 1/2। और ये देखिए ये हमारा मीटर में दिया हुआ रहता है दोस्तों। ठीक है, 1 मीटर में दिया हुआ रहता है, तो 1 मीटर का क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बाई 2 काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एकदम सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आँख के रंगीन भागों को क्या कहते हैं। ये हमारा आइरिस कहलाता है, आइरिस। ठीक है साथियों, गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है
इंग्लिश में दोस्तों हम इसे रेटिना कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। देखिए आपका यहाँ लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 2NaH यानी कि सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये देखिए सोडियम कार्बोनेट हो जा रहा है, यहाँ से सोडियम Na और CO3 हो जा रहा है और हाइड्रोजन यानी कि जल बन जा रहा है वाटर, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हो जा रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पदार्थ दिया हुआ है, जब एकल पदार्थ टूटकर एक दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है तो इस प्रकार के देखिए ये एकल पदार्थ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये कितने पदार्थों में टूट रहा है 1 2 3, दो से अधिक में टूट जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा वियोजन। ये क्या हो रहा है वियोजन, बिछड़ जा रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन 14 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सोडियम ऑक्साइड प्लस जल मिला के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा नहीं, ये गलत, ये भी आपका गलत, ये सी भी गलत है, तो ये हमारा सिर्फ एक ही इक्वेशन दिखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिंक इधर दिया हुआ है एक परमाणु और इधर कॉपर सल्फेट का एक है, कॉपर का, सल्फर है एक और ऑक्सीजन 4 है। इधर से देखिए दोस्तों क्या हो रहा है Zn कॉपर के सल्फेट के साथ मिल जा रहा है। ठीक है, तो जिंक सल्फेट बन जा रहा है और कॉपर अकेला हो जा रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल देखिए मिला लीजिए, इधर एरो निशान के इस साइड सभी परमाणु बराबर है और इधर भी बराबर है, अतः हमारा सिर्फ डी ऑप्शन ही करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है कि दिए गए समीकरणों में किस पदार्थ का उपचयन तथा किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो जानते हैं दोस्तों कि उपचयित वो पदार्थ होता है जिसमें से क्या होता है को ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जुट जाता है। ठीक है, और अपचयित हो जाता है वो पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन हट जाता है, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी कॉपर है आपका, कॉपर, हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों ऑप्शन डी भी दिया हुआ है क्या, नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन हमारे यहाँ से सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया को कारण होता है। विकृत गंधिता क्या होता है कि दोस्तों जब हमारा गर्मियों के दिन में भोजन जो है ना पेन वगैरह में रह जाता है तो वो वहाँ से दुर्गंध आने लगता है ना, तो उसे क्या कहते हैं विकृत गंधिता, तो ये हो जाता है हमारा उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बोले चूने से सफेदी करते समय चूने में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, इसमें ऊष्मा क्षेपी संयोजन अभिक्रिया होता है। ठीक है, क्योंकि चूना को वाटर के साथ मिलाते हैं हमारा उसमें ऊष्मा निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह हमारा वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का 19 का भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रातिक सूचक है। ठीक है, इंडिकेटर होता है, सूचक इंडिकेटर, तो ये हमारा लिटमस पत्र हो जाता है। ठीक है, जो हमें बताता है कि कोई भी विलयन क्या है, अम्लीय है या फिर एसिडिक है या और, ठीक है, क्षार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। देखिए दोस्तों लिटमस पत्र जितने भी अम्ल होते हैं ना वो उनको कन्वर्ट करता है किसमें, लाल में, तो ये सभी नहीं होगा, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर केवल डी, ये चीनी जो होता है C6H12O16, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टीकरण का जल मौजूद है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये क्या है अग्निशामक यंत्र में किस लवण का उपयोग किया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, किस लवण का उपयोग किया जाता है NaCO3। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसके प्रयोग किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, लेकिन हमारा ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, अतः हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि उसमें क्या होता है हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि किस पदार्थ ABCD का pH मान दिया हुआ है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन की मात्रा दिया हुआ है 2, 7, 10, 14। तो बोल रहे कि यह पदार्थ कौन अम्लीय है। अम्लीय का क्या होता है, लक्षण होता है कि वो 7 से नीचे होता है। तो ये सब तो 7 है, 10 है, 7 उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये तो बाकी क्षारीय हो जाएगा। तो ये 2 है, 2 यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए क्या है, अम्लीय है, एसिडिक है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, अच्छी तरह से मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। और इस चित्र में कौन सी विक्रिया हो रही है, तो इसमें हमारा वियोजन विक्रिया हो रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है, तो ये हमारा उत्सर्जन होता है, ठीक है, जितने भी, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, तो ये हमारा जल हो जाएगा, ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमीबा में क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो ये हमारा प्राणी संभोजी पोषण होता है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। लार में एंजाइम पाया जाता है, लार में एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, आप सभी पढ़े होंगे, सीखिए इस क्वेश्चन के बारे में तो हर कोई जानता होगा जहाँ तक लग रहा है। टाइलिन, टाइलिन जो होता है हमारा, ये हमारा लार में पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे कि श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है, ऑप्शन ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, एक जाइलम होता है ना दोस्तों, जाइलम उत्तक का काम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया करता है, ठीक है दोस्तों, हम लोग मानव है ना, तो अगला पीढ़ी मानव होने के लिए क्या होगा, जनन क्रिया करनी होगी ना, ऑप्शन सी हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये जो आकृति दिया हुआ है 34 में, ये क्या दर्शा रहा है दोस्तों, देखिए ये हमारा प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन होता है ना, वही दर्शा रहा है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, हम मानवों में तो जनन क्रिया होती है, लेकिन पुष्पों में क्या होता है, एक दूसरे से वो हवा के माध्यम से चला जाता है, इसे क्या कहते हैं, परागन कहते हैं, ठीक है, यही निषेचन कहलाता है मानवों में, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से कट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है भ्रूण को माँ के गर्भाशय में की किस भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है, जो मानव के यानी कि जो महिलाओं के पेट में होते हैं ना, बच्चे होते हैं ना, भ्रूण से कहते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे, तो उनको जो पोषण मिलता है, खान पान जो मिलता है, उनका देखभाल कौन करता है, प्लेसेंटा जो ट्यूब होता है उसके माध्यम से होता है, ठीक है, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 और एक उत्तम ऊर्जा स्रोत की क्या विशेषताएं हैं, इसका प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, वह तेजी से जलता हो, नहीं, वह उसमें स्वयं आग लग जाए, बिल्कुल नहीं, क्या होनी चाहिए, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, ऑप्शन सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, पवन की जो वेलोसिटी है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। उसकी गति कितनी होनी चाहिए पवन की, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की अब रफ्तार होगी, तभी पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों को चाल करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा, समाप्य ऊर्जा मतलब ऐसी ऊर्जा होती है ना दोस्तों जो समाप्त हो सकते हैं हमारे फ्यूचर में, ठीक है। तो देखिए सौर ऊर्जा जो है, सूरज से जो भी हमें रोशनी मिली वो क्या कभी खत्म हो सकती है, नहीं। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग के द्वारा बना सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा जो होता है हमारे सागर समुद्र में उठता है, ये भी खत्म नहीं होगा, क्या है दोस्तों, ये हमारा कोयला ही है, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा अगर हम लोग अच्छी तरह से इसका यूज ना करें तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट इस सेशन का, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं साथियों, ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी करेक्ट, परागकण होते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू दोस्तों।